आज पढ़ेंगे लोकसभा और लोकसभा के अंतर्गत आज लेते हैं स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष। बड़ा पॉपुलर नाम है वैसे लोकसभा अध्यक्ष का, हम सभी में से जानते तो है, नाम सुना हुआ लगता है सभी को। तो ये देखिए, अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं। और स्पीकर नाम क्यों पड़ा? एक्चुअल में क्या है कि लोकसभा अध्यक्ष को वो जो, जैसे भारत की बात करें तो भारत में क्या है कि 543 है कुल संख्या। अब 543 में सामने बैठे 542 और अध्यक्ष अकेला इधर, तो उन 542 आदमियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, उनको कुछ कहने के लिए, उनको किसी कार्य के लिए मना करने के लिए, रोकने के लिए उसे बहुत तेज आवाज में बोलना होता है। और वो जो आवाज निकलती है वो ऐसी लगती है कि जैसे किसी स्पीकर से आवाज निकल रही हो, इसलिए इसका नाम ही स्पीकर रख दिया गया। वैसे ब्रिटेन से हुई इसकी उत्पत्ति। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है, हाउस ऑफ पीपुल है, वहां वैसे वहां पे ब्रिटेन में भी हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के जो अध्यक्ष को वहां स्पीकर कहते हैं, इसलिए इंडिया में भी स्पीकर ही कहा गया। क्योंकि आप जानते हैं भारत में जो संसदीय प्रणाली है या ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, ये हमने कहां से ली? ब्रिटेन से, वहां से आयात की हुई है। तो स्पीकर शब्द भी हमने वहीं से ले लिया, तो इसलिए इसको स्पीकर कहा जाता है। अब स्पीकर की कार्य क्या, शक्तियां क्या है? फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ स्पीकर, समझे ना? कार्य का मतलब करता क्या वो भाई? जैसे कार्य का मतलब ये हुआ कि कार्य, जैसे कोई विधेयक पास कराना है, उससे संबंधित कार्य करना, कि वोटिंग कराना, काउंटिंग कराना, फैसले की घोषणा करना कि पक्ष में आए कि विपक्ष में आए, कितने आए, पास हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कार्य हो गया। या जैसे अब शक्तियां, तो शक्तियां का मतलब ये है कि जैसे कोई हल्ला मचाए, सांसद बात नहीं माने, कार्य में व्यवधान पैदा करे, विधेयक को पारित नहीं होने दे, कामकाज को रोक दे, ठप कर दे सदन को, तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, उसको गार्ड बुला के, मार्शल बुला के बाहर कर सकता है वो। ये उसकी शक्ति हो गई, पावर हो गया। तो यहाँ कार्य और शक्तियां पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, पहला कार्य है इसका बैठकों की अध्यक्षता करना। लोकसभा अध्यक्ष का प्रथम कार्य क्या है? बैठकों की अध्यक्षता करना। भाई बैठक जो होती है ना लोकसभा की, अच्छा लोकसभा का काम क्या है? कानून बनाना। इस संसद का कार्य क्या है? कानून बनाना। और संसद का अंग है लोकसभा, तो इसका काम भी कानून बनाना ही है। तो कानून बनाने का कार्य जो होता है वहां, मुख्य रूप से तो ये काम होता है लोकसभा का। फिर दूसरा काम ये भी है कि और बिना दूसरे कार्य हैं, जैसे किसी राष्ट्रीय मुद्दे पर या ज्वलंत मुद्दे पर वहां सांसद विचार विमर्श करते हैं, या सरकार के खिलाफ जैसे कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, उसको हटाने की कार्रवाई की जाती है, या सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसे कार्य वहां सदन में होते हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं होते। यानी मुख्य कार्य इनका कानून बनाना ही होता है। तो ये जो बैठकें होती है, सबकी बैठकें होती है, तो बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर। वो स्पीकर नहीं होता किसी कारण से उस दिन, तो फिर वो डिप्टी स्पीकर करता है, उपाध्यक्ष करता है। अच्छा, कार्रवाई का संचालन करना, इसको भी बताते हैं, पहले दूसरे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, एलएस का कार्यक्रम निश्चित करना। एलएस मतलब लोकसभा का कार्यक्रम निश्चित करना, उसका प्रोग्राम डिसाइड करना। कि जैसे लोकसभा 11 बजे शुरू होती है सुबह उसकी मीटिंग। अब उस दिन मान लो 15 तारीख है, 15 फरवरी को लोकसभा में क्या क्या काम होना है, वो एक दिन पहले, 2 दिन पहले स्पीकर डिसाइड कर लेता है कि 15 को ये काम होगा, इतने सदस्यों द्वारा सवाल पूछे जाएंगे, इन सदस्यों को द्वारा सवाल पूछा जाना है, पहले से डिसाइड हो जाता है। और जवाब ये मंत्री जी देंगे। सवाल 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे तक सवाल पूछे जाएंगे, 12 से 1 तक जवाब दिया जाएगा। फिर जैसे 1 बजे बाद कोई विधेयक पेश, लंच हो जाएगा। 2 बजे बाद फिर क्या करेंगे कि जैसे कोई विधेयक है, वो विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा कानून बनाने के लिए, फिर उस पर बहस होगी, फिर जरूरत पड़ी तो मतदान होगा। ऐसे प्रोग्राम जो होता है कि उसमें उस दिन, यानी प्रत्येक दिन लोकसभा में क्या क्या काम होना है, कानून बनाने वाला काम होना है, किसी मुद्दे पर बहस होनी है, वाद विवाद होना है, या सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आना है, या विश्वास प्रस्ताव पे मतदान होना है। ये पहले ये प्रोग्राम कौन तय करता है? वो लोकसभा अध्यक्ष, कि लोकसभा को क्या क्या काम करना है कल, वो ये डिसाइड करता है। अच्छा, सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों के संबंध में वाद विवाद का समय निश्चित करना। सदन के नेता, अब आप समझ लें एक बार इस कंसेप्ट को। लोकसभा में एक सदन का नेता होता है, एक तो अध्यक्ष जो स्पीकर कहते हैं अपन,
ये मीटिंग की अध्यक्षता करता है। एक सदन का नेता और होता है, लीडर ऑफ द हाउस। और सदन का नेता कौन होता है? देखो, प्रधानमंत्री, वैसे प्रधानमंत्री होता है सदन का नेता, लोकसभा का नेता, लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है? प्रधानमंत्री उसी दशा में सदन का नेता होगा यदि वो लोकसभा का सदस्य है। देखो, आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए व्यक्ति को सांसद होना जरूरी है। अब सांसद दो जगह से हो सकता है आदमी, या तो राज्यसभा से या लोकसभा से। अब मान लो प्रधानमंत्री लोकसभा से अगर सदस्य है तो सदन का नेता, यानी लोकसभा में सदन का नेता वही होगा, प्रधानमंत्री, दूसरा नहीं हो सकता। और यदि मान लो वहां प्रधानमंत्री उसका सदस्य नहीं है लोकसभा का, प्रधानमंत्री सदस्य है राज्यसभा का, तो फिर प्रधानमंत्री सदन का नेता होगा वहां राज्यसभा में, राज्यसभा में भी सदन का नेता होगा वहां होगा। और यहां लोकसभा में जो सदन का नेता होगा फिर होगा कौन? कैबिनेट मंत्री। ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, 24 मंत्री जैसे कैबिनेट अभी, तो इनमें से कोई मंत्री जो प्रधानमंत्री डिसाइड करता है कि इनको सदन का नेता बना देते हैं। जैसे आपको उदाहरण बताते हैं, मान लो जैसे अभी मोदी जी है, तो मोदी जी तो क्या है, दोनों ही बार, पिछली बार भी ये लोकसभा के मेंबर थे वाराणसी से, अभी भी वाराणसी से लोकसभा के मेंबर है। तो लोकसभा के सदस्य होने के नाते पिछली बार भी ये सदन के नेता थे, अभी भी सदन के नेता है। लेकिन आप जो मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक क्या हुआ? मनमोहन सिंह सदन के नेता नहीं थे लोकसभा में, वो राज्यसभा में सदन के नेता थे। कारण क्या था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, सांसद भी थे, लेकिन वो लोकसभा से नहीं थे सांसद, वो थे राज्यसभा से। तो लोकसभा में फिर उन्होंने क्या किया? सदन का नेता बनाना ही था। मैंने क्या कहा? कैबिनेट मंत्री को बनाते हैं। तो फिर उन्होंने बनाया पहले तो प्रणब मुखर्जी को। तो 2004 से 2012 तक तो प्रणब मुखर्जी रहे। फिर प्रणब मुखर्जी को आपको मालूम होगा 2012 में राष्ट्रपति बना दिया गया। तो 2012 से 14 तक फिर सुशील कुमार शिंदे ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, सुशील कुमार शिंदे भी। और प्रणब मुखर्जी भी कैबिनेट मंत्री थे, वित्त मंत्री थे, जिसे बीच में गृह मंत्री भी रहे थे। तो वो ये दोनों कैबिनेट मंत्री थे ना, इसलिए इनको लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया। ऐसे ही भारत के कुछ प्रधानमंत्री हुए हैं जो लोकसभा के मेंबर नहीं रहे, वो राज्यसभा के रहे हैं। जैसे और पीछे जाएंगे तो एस डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, आई के गुजराल, ये दोनों प्रधानमंत्री भी ऐसे थे जो क्या थे? राज्यसभा से मेंबर थे। यानी ये सांसद तो थे लेकिन राज्यसभा से। तो फिर लोकसभा में सदन का नेता इन्होंने बनाया था। उस समय जो अभी अपने उपभोक्ता मामलात मंत्री हैं जैसे रामविलास पासवान, इनको बनाया था। तो रामविलास पासवान कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे एस डी देवगौड़ा सरकार में और गुजराल सरकार में, तो वो लोकसभा में सदन के नेता रहे। इससे पहले आप जाओगे तो पहले भी एक बार इंदिरा गांधी जब फर्स्ट बार बनी थी ना, फर्स्ट बार मतलब जैसे जो शास्त्री जी की डेथ हुई तो उनको बनाया गया। तो वो पहली बार में जब वो प्रधानमंत्री बनी तो उस वक्त वो भी राज्यसभा से थी। तो उस समय भी राज्यसभा में सदन का नेता तो प्रधान इंदिरा गांधी थी, यहाँ लोकसभा में दूसरे को बनाया गया था कैबिनेट मंत्री को। तो ये ध्यान रखेंगे कि सदन का नेता वैसे प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में, तो अगर प्रधानमंत्री वहां का सदस्य नहीं है तो फिर कोई दूसरा कैबिनेट स्तर का मंत्री होगा, प्रधानमंत्री जो होता है। अब ये सदन का नेता का मतलब ये हुआ कि जो लोकसभा में कितने आदमी होते हैं? 543 होते हैं ना, 543 सांसद होते हैं ना। एक मान लो माइनस कर दो आप अध्यक्ष को, तो 542 होगा। इन 542 का ही नेता, उनका लीडर कौन होगा? वो सदन का नेता होता है। सभी पार्टीज आ गई इसमें। एक तो पार्टी का लीडर होता है, भाई जैसे कांग्रेस दल का नेता के साथ राहुल गांधी है, तो एक वो दल का नेता अलग होता है, लेकिन एक होता है सदन का नेता। या सदन के नेता की बात हो रही है, पूरे हाउस का, सभी पार्टियों के सभी सांसदों का नेता, वो होता है सदन का नेता कहलाता है। वो प्रधानमंत्री होता है, वो नहीं है तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर होता है। तो ये क्या करता है, जो स्पीकर है वो मान लीजिए किसी विषय पर वाद विवाद होना है, कि ज्वलंत विषय पर होता है, संसद में अर्जेंट वाद विवाद होता है कि मान लो
नोटबंदी की गई। अब नोटबंदी पे विपक्षी सांसद मांग कर रहे हैं कि साहब संसद में हम बहस करेंगे इस पे, संसद की या तो लोकसभा की बैठक बुलाई यार, तुरंत हम इस पे सरकार से सवाल पूछेंगे, क्या जरूरत पड़ी थी लोग नोटबंदी करने की तो चलो फायदा क्या हुआ, कितने काले नोट बरामद हुए, काला धन कितना मिला, कितने नोट वापस वहां जमा हुए हैं, कितने नए नोट छापे गए, 2000 के नोट कितने थे, इस तरह हम सवाल पूछेंगे। तो ये इस मुद्दे पर जैसे वाद विवाद होना, बहस होनी है। वाद विवाद में क्या होता है, जो विपक्षी सांसद होते हैं वो तो सरकार को कोसते हैं, सरकार की बुराई करते हैं, उसके हर कार्य की बुराई करना होता है, लगभग विपक्षी दलों का काम यही होता है। तो वो तो क्या करेंगे, सरकार पे आरोप लगाएंगे कि मोदी जी आपने ऐसे कैसे कर दिया, नोटबंदी, जरूरत नहीं थी नोटबंदी करने की, है काला धन हमें वैसे भी कुछ फायदा तो इससे हुआ नहीं, वो काला धन था वापस सफेद हो गया, वो तो लोगों ने दूसरे रास्ते निकाल लिए, इससे और उल्टे गरीब लोगों को तकलीफ और हुई। 3-4 महीने देश की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार धीमी हो गई, आर्थिक कामकाज प्रभावित हुए, उद्योग धंधे कुछ समय के लिए शिथिल हो गए, लोगों की इनकम कम हो गई, कई लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी बढ़ गई, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। तो फिर वो उधर से प्रधानमंत्री जी या जैसे जो भी वित्त मंत्री है तो वो जवाब देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, इससे ये फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, इससे कि जैसे इनकम टैक्स की कंप्लायंस बनी, यानी अब जो टैक्स की चोरी करते थे वो चोरी करना छोड़ दिया लोगों ने, और अब क्या कर रहे हैं कि इसका फायदा ये हुआ नोटबंदी का कि सरकार को टैक्स की इनकम बढ़ गई। जो लोग चोरी करते थे ना, टैक्स की चोरी करना बंद कर दिया, क्योंकि पता लग गया वहां पे पैसा जमा हुआ बैंकों में, पता बैंकों में जमा हुआ तो पूछा कि भाई कहां से आया, कि साहब हमारे पैसे थे, हमने टैक्स नहीं दिया, अच्छा टैक्स चोरी की, चलो अब दो, पेनल्टी भी दो और टैक्स भी दो। तो इससे सरकार को इनकम बढ़ी साहब। कई लोग जो अब तक टैक्स जमा नहीं कराते थे वो टैक्स जमा कराना शुरू कर दिया, तो ऐसे वो अपने पक्ष में देखिए वो उनके खिलाफ बोलेंगे। तो ये कहलाता वाद विवाद, बहस ज्वलंत मुद्दे पर होता है। मान लो बालाकोट हमला किया पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना ने, उस पर कि चलो बताओ साहब आपने किया, कितने सैनिकों ने भाग लिया, भारत को कितना नुकसान हुआ, वहां कितने आतंकवादी मारे गए, हम तो कह रहे हैं आतंकवादी मरे नहीं, आपने कौन सी फोटो दिखाई हमारे को, विपक्षी दल ऐसे कहेंगे। फिर वो जवाब देंगे कि फोटो हमारे पास है, वीडियोग्राफी की हुई थी, हमारे पास ड्रोन कैमरा था उसमें हवाई जहाज में जिससे बम डाला गया, तो इससे इतने 300 आतंकवादी मरे हैं। ये सब जो होते हैं ना इस तरह के ज्वलंत मामले, इन पे वाद विवाद होता है। जैसे भी कोरोना चल रहा था, कोरोना पे वाद विवाद होगा लोकसभा में। अभी जैसे आने दो, आप सेशन शुरू होने वाला है, ये मानसून सीजन, तो मानसून सीजन में क्या होगा, इसमें वाद विवाद होगा कोरोना पे कि चलो सरकार ने क्या कदम उठाया साहब, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का फायदा कितने आदमियों को मिला है, कितने आदमियों की डेथ हुई, कितनी पीपी किट आपने बांटी, कितनी हाइड्रोक्लोरो क्वीन जो दवा है उसकी वो हमने विदेशों को भेजी, देश में कितना उत्पादन हुआ, इन सब चीजों पर वाद विवाद। तो ये जो वाद विवाद होते हैं ना, बहस होती है, इस तरह की डिस्कशन होते हैं, वो सदन का जो नेता होता है यानी प्रधानमंत्री, मान लो ज्यादातर मैटर में प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री और स्पीकर के बीच में डिसीजन होता है पहले कि भाई इस पे वाद विवाद कराना है, नहीं मान रहे विपक्षी सांसद तो वाद विवाद तो कराना ही है, तो आप डिसाइड कर लो कि कौन से दिन कराएं, बताओ नेताजी, सदन के नेता से स्पीकर कहेगा अच्छा ठीक है 21 तारीख को करा लो, अच्छा 21 तारीख डिसाइड कर देते हैं, सबको सूचना कर दी जाती है कि 21 तारीख को कोरोना महामारी पे संसद में वाद विवाद होगा, बहस होगी संसद में, समझे। तो ये कौन डिसाइड करता है, सदन के नेता से होता है ऐसे मामलों में डिसीजन, तो ये स्पीकर ही करता है। अच्छा, सांसदों को बोलने का समय देता है, जैसे किसी सांसद को अपनी बात रखनी है, कोई सवाल रखना है सामने, तो वो क्या है कि वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा इसका डिसीजन स्पीकर करता है। ऐसा नहीं मनमर्जी हर कोई बोलना शुरू कर दे, अगर वो वहां से परमिशन मिलेगी सामने स्पीकर से तो ये आप बोल पाओगे। वो कहेंगे आप पहले हाथ खड़ा करोगे साहब मेरे को बोलना है, अच्छा फिर वो ठीक है खड़े हो बोलो क्या बोलना है, यानी परमिशन वहां से मिलेगी। अगर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आपको आज नहीं बोल सकते, आप बाद में देखेंगे, तो आप नहीं बोल सकते, समझे ना बात। जैसे अब इसमें क्या होता है, बोलने का समय का मतलब इसमें बोलने में कई चीजें आ गई, जैसे सवाल पूछना। मान लो इस पे ये मानो आपकी बालाकोट हमले की बात करें तो गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से सवाल पूछा जाना है किसी सांसद द्वारा, है। मान लो मथुरा की सांसद है हेमा मालिनी, वो सवाल पूछना चाह रही है कि मुझे सवाल पूछना है साहब किनसे, कि इनसे बालाकोट हमले के मामले में। अच्छा, तो पहले क्या करेगी कि वो किसको, अध्यक्ष को 5-7 दिन पहले लिखित में सूचना दे देगी कि मुझे इनसे सवाल पूछना है। तो अब क्या करेंगे, वो
अध्यक्ष महोदय उस सवाल को देखेंगे, स्पीकर देखेंगे कि अच्छा पूछने लायक है, ये जवाब देने लायक। ऊट पटांग जैसे यू फालतू कोई सवाल पूछे तो वो फिर परमिशन नहीं देते, अच्छा ठीक है आप सवाल दे दीजिए, तो वो सवाल ले लेंगे, फिर क्या करेंगे वो रक्षा मंत्री के पास भेज देंगे आतोआती कि ये सवाल आ रहा है, इसका जवाब देना है, बोलो कब तक दे दोगे। तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, उनको डेटा लेना पड़ेगा ना ऑफिस से कि इतने आदमी मरे, इतने आतंकवादी मरे। तो अब वो क्या करेंगे रक्षा मंत्री, फिर वापस अध्यक्ष को सूचना देंगे कि मैं साहब जैसे मैं 25 तारीख को जवाब दे दूंगा कि अच्छा 25 तारीख को दे दोगे, चलो मैं 1 बजे का समय दे देता हूं आपको, 1 बजे वहां जवाब देना है। उधर हेमा मालिनी से कह देंगे अध्यक्ष महोदय को आपको 25 तारीख को सवाल पूछना है, 1 बजे यहाँ तैयार रहना, सदन में खड़े हो जाना और आप सवाल पूछ लेना। 25 तारीख आएगी तो वो हेमा मालिनी खड़ी होगी 1 बजे का, उनको 1 बजे से उठा देंगे अध्यक्ष महोदय के, चलो हेमा मालिनी जी खड़ी हो, पूछो आप जवाब, सवाल क्या पूछना था आपको। फिर वो बोलेगी सबके सामने, अध्यक्ष महोदय को संबोधित करते हुए बोलेगी कि अध्यक्ष महोदय मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। वो ये नहीं कहेगी कि रक्षा मंत्री जी आपसे जानना चाहती हूँ, वो किससे कहेगी अध्यक्ष महोदय से कहेगी कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमें ये बताया जाए कि बालाकोट हमले में कितने आतंकवादी मारे गए। तो फिर रक्षा मंत्री खड़े होकर जवाब देंगे किसको, अध्यक्ष महोदय को, उधर देखते हुए संबोधित भी अध्यक्ष को कहेंगे कि अध्यक्ष महोदय मैं आपसे बताना चाहूंगा कि बालाकोट हमले में 320 आतंकवादी मारे गए। तो वो जवाब चला गया ना, दोनों ही, सवाल पूछने वाला भी अध्यक्ष महोदय से बोल रहा है, जवाब देने वाला भी अध्यक्ष महोदय से बोल रहा है। तो आप जान सकते हो ना अध्यक्ष का कितना महत्व है। भले दोनों ही हेमा मालिनी और वो रक्षा मंत्री दोनों एक ही सीट पे अड़ा के बैठे हुए हैं, फिर भी आपस में नहीं पूछ लेंगे वही हेमा मालिनी की चलो ये बता दो ना, आप तो क्या पास में बैठे हुए मेरे को बता दो कितने आदमी मरे। न तो वो पूछ सकते हैं न वो बताएंगे, समझे। कोई बात पूछनी है, जाननी है मंत्रियों से, सरकार से, सांसदों को, तो वो अध्यक्ष के माध्यम से जानेंगे, समझे ना। तो ये सारी परमिशन की उसको पूछने का अधिकार देना, उसको समय देना है कि नहीं देना है, वो पूछेगी, पूछ सकती है कि नहीं पूछ सकती, इसका डिसीजन अध्यक्ष करता है, समझे आप। तो सांसदों को बोलने का समय देता है। वही क्या, जैसे किसी मैटर पे बोलना चाहे कोरोना पे कि मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं साहब, मेरी तरफ से मेरे अनुसार तो कोरोना महामारी को रोकने के लिए सरकार को ये योजना बनानी चाहिए। अब जैसे अध्यक्ष महोदय को लगे कि अच्छा ये सामने वाले सांसद है, विद्वान है, इनकी बात में दम हो सकता है, कोई उपयोगी चीज हो सकती है इनके पास, तो कह देंगे चलो आप बोलो, आप बोलना चाहते हो ना कोरोना पे, बोलिए। तो उनको वो कहेंगे कि चलो मैं आपको 15 मिनट दे रहा हूं, 15 मिनट तक आपको बोलना है, तो 15 मिनट तक ही बोलेंगे वो। अध्यक्ष महोदय समय देते हैं उनको बोलने का। ऐसे बिना परमिशन के, बिना आज्ञा के कोई सांसद मुंह नहीं खोल सकता वहां, और खोलते हैं ज्यादा हल्ला मचाते हैं। तो अभी आपको मालूम है 5 मार्च को क्या हुआ, ताजा मामला महाराष्ट्र का, जब 7 कांग्रेस के सांसदों ने क्या किया कि उन्होंने वहां पोस्टर लहरा दिए कि डू नॉट किल द डेमोक्रेसी। महाराष्ट्र में हुआ ना वो ड्रामा, उस मामले में नाराज थी कांग्रेस, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे बैनर बना के संसद में लहरा दिया, दिखा रहे थे बैनर। तो अध्यक्ष महोदय ने इसको बहुत सीरियसली लिया, उनसे कहा बैठ जाओ आप, ऐसे तख्तियां बैनर या सदन में लहराई नहीं जा सकती, यहां नहीं दिखा सकते, इसके साथ आप प्रदर्शन यहां नहीं कर सकते हो, आप बाहर रोड पे कर सकते हो। तो नहीं माने तो फिर मार्शल बुलाया, गार्ड बुलाया, उनको बाहर भिजवा दिया। बाहर क्या, उनको निलंबित ही कर दिया सदन से, कि इनको अभी इस पूरे सत्र के लिए इस सदन से यानी सदस्यता से निलंबित किया जाता है। ये उनका पावर है, किसका, अध्यक्ष का, स्पीकर का। वो चाहे तो किसी सांसद को अगर काबू में नहीं आ रहा हो, बिना परमिशन के बोल रहा हो, मना करने के बावजूद भी चिल्ला रहा हो, तो फिर वो या तो सिक्योरिटी गार्ड को, वही रहते हैं गार्ड, उनके पास ऑर्डर दे देंगे कि इसको उठा के बाहर करो, वो मार्शल आएंगे उठा के बाहर कर देंगे, समझे आप। या वो चाहे तो किसी को निलंबित भी कर सकते हैं। अभी 5 मार्च को किया था, अभी 2020 की बात है ये, जब 7 सांसदों को निलंबित किया, बाद में हल्ला और मचा था। हालांकि बाद में वापस निलंबन वो समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ समय के लिए उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऐसा करना पड़ा। तो क्या समझे आप, बोलने का समय देते हैं वो। अच्छा, सदन में मतदान करवाना, देखो क्या होता है सदन में मतदान करवाना। भाई हमने क्या कहा आपसे, लोकसभा का मुख्य कार्य है कानून बनाना। तो जब कानून बनाया जाता है तो प्रक्रिया क्या है, विधेयक पेश होता है। कानून बनने से पहले विधेयक कहलाता है, कानून बनने के बाद विधेयक का नाम बदलकर कानून हो जाता है। तो विधेयक जब घूमता है ना, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी के पास जाता है साइन होने के बाद, फिर बनता है कानून। तो उससे पहले क्या होता है कि जैसे लोकसभा में
उस पर चर्चा हो रही है, तो फिर मतदान होता है, मतदान होगा ना, वो पारित होने के बाद ही तो कानून बनेगा। पारित होने का मतलब अब पारित हुआ कि नहीं हुआ, है ना। इसका मापदंड क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, वोटिंग होती है, वहां वोट पड़ते हैं। अब आधे से ज्यादा जैसे वोटिंग करते हैं वैसे उसको पारित या खारिज माना जाता है। अगर आधे से ज्यादा लोगों ने उसके पक्ष में मतदान कर दिया कि हाँ ठीक है ऐसा कानून बनना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो पारित माना जाएगा। और आधे से ज्यादा लोगों ने उसके खिलाफ वोटिंग कर दी कि नहीं नहीं ऐसा कानून नहीं चाहिए, हमें नहीं बनाना, तो क्या होगा, वो खारिज माना जाएगा। तो ये जो वोटिंग होती है ना, ये वोटिंग का सारा काम इनके द्वारा कराया जाता है, इनकी मॉनिटरिंग होती है। वहां वैसे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, महासचिव होते हैं, आईएएस ऑफिसर है, और नीचे की पूरी नौकरशाही होती है। तो ये लोग करते हैं काम तो वैसे भौतिक रूप से तो, लेकिन मॉनिटरिंग इनकी होती है। मतदान कराएंगे, वहां एक एक सांसद को बुलाया जाता है, चलो वोट डालते जाओ, और वोटिंग होने के बाद फिर काउंटिंग कराना, काउंटिंग के बाद फिर उसका डिसीजन सुनाना कि पक्ष में इतने पड़े, विपक्ष में इतने पड़े, ये सब इनका पावर होता है, समझे आप। तो मतदान करवाना एक है प्रथमतः, वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, परंतु पक्ष विपक्ष में बराबर मत आने पर वह अपना निर्णायक मत देता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। मान लो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन का विधेयक पेश हुआ, आज है 5 अगस्त 2019, ऐसा मान लो, और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक पेश हो रहा है लोकसभा में। अब यहां क्या होता है, मान लो 5 अगस्त को क्या हुआ कि लोकसभा में उपस्थित थे उस दिन, जिस दिन इस पे विचार होना है, जिस दिन इस पे वोटिंग होनी है ना भाई, उसको पास कराना तो वोटिंग करानी पड़ेगी। पास हुआ, इसका सबूत क्या है कि उसके पक्ष में वोटिंग के समय मत ज्यादा आने चाहिए, तभी पास माना जाएगा, पारित माना जाएगा। अब इसके लिए क्या करते हैं, मान लो उस दिन उपस्थित थे 500 उपस्थित सांसद, 500, ये 500 में अध्यक्ष महोदय के अलावा बता रहा हूं, स्पीकर के अलावा, स्पीकर से तो 501 थे, तो 500 उपस्थित थे सांसद। अब इसमें क्या हुआ, वोटिंग हुई साहब, वोटिंग हुई तो पास होने के लिए ये मानो पक्ष में पड़े 251 और विपक्ष में पड़े 249। एक तो ये स्थिति है, बिल के पक्ष में वोटिंग की गई तो पक्ष में तो मत आए 251 और विपक्ष में यानी उसके खिलाफ आए 249। तो पक्ष में ज्यादा आ गए ना, तो फैसला स्पष्ट है यहाँ भाई, पक्ष में ज्यादा आने से 500 का देखो, किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए उस दिन जितने उपस्थित है उनका, साधारण विधेयकों के मामले, कुछ स्पेशल विधेयक ऐसे हैं जिनके मामले में टोटल संख्या, चाहे उपस्थित कितने ही हो, टोटल संख्या का आधे से अधिक चाहिए। बाकी ज्यादातर मामलों में क्या होता है कि जो जितने उपस्थित हैं उनका आधे से अधिक, तो उपस्थित 500 है आज, तो 500, इस पे मैं उनको अध्यक्ष महोदय को नहीं मान रहा हूं, वो अलग है। तो 500 में से 251 ने विधेयक के पक्ष में मत दिया, 249 ने विपक्ष में दिया, तो ये पारित हो गया। अब यहां पे कोई विवाद नहीं है, डिसीजन हो गया कि साहब ये पारित समझा जाए, यहां से लोकसभा से जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक। अब यहां आपने देखा कि जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कहीं कोई मत नहीं दिया, इन 251 में स्पीकर का वोट नहीं है शामिल, इस 249 में भी स्पीकर का वोट शामिल नहीं है। एक तो ये स्थिति हो गई। एक स्थिति क्या हुई कि मान लो यहां पक्ष में आए 250 और विपक्ष में आए 250। अब फैसला कैसे करेंगे, यानी उसको पारित कराने के, यानी उसके समर्थन में भी 250 आदमियों ने मत दिया और उसके खिलाफ भी 250 आदमियों ने मत दिया, बराबर बराबर हो गए सांसद। अब फैसला कैसे करें, तो क्या होगा, अब ये जो स्पीकर हैं अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। इसमें ऊपर वाली स्थिति में तो नहीं किया उन्होंने, जरूरत नहीं थी, फैसला हो गया। अब यहां स्पीकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वोट का इस्तेमाल कब होगा, डिसीजन यानी उसकी काउंटिंग होने के बाद। प्रथमतः यहां क्या लिखा, प्रथमतः वह अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। जब फर्स्ट बार वोटिंग हुई, ये जो वोट डाले गए ना 500, उस वक्त तो उन्होंने वोट दिया ही नहीं। वो जब डिसीजन आया तो डिसीजन ऐसा आ गया, उसमें काउंटिंग की गई तो डिसीजन ऐसा आ गया
कि बराबर बराबर हो गए, तो फैसला तो करना ही है। तो फैसला करने के लिए अब ये अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। ये केवल इसी स्थिति में वोट देते हैं, इस स्थिति में वोट नहीं देते। तो इस स्थिति में वोट कब दिया जाता है? जब ये स्थिति मालूम हो, तो यानी काउंटिंग होने के बाद स्पीकर अपना वोट देता है। अब ये वोट देंगे। अब मान लो इन्होंने इसके फेवर में वोट दे दिया एक, तो ये 251 हो गए ना पक्ष में, तो क्या होगा? विधेयक पारित समझा जाएगा। अगर ये इधर नहीं देकर यहां दे देते, +1 यहां हो जाता, तो ये 251 ये 250 ही रह जाता, तो ये खारिज हो जाता। तो इससे ये जो मत दिया स्पीकर ने, इस मत को कहते हैं निर्णायक मत। एकदम से याद रखेंगे इसको, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। एग्जाम में पूछा जाता है कि कास्टिंग वोट या कास्टिंग वोट, कई बार तो कास्टिंग शब्द दिया जाता है, तो आपको याद रखना कास्टिंग वोट का इस्तेमाल अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। कोई सांसद नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, उपाध्यक्ष भी नहीं करेगा, जो अध्यक्ष की सीट पे बैठा है वो करता है इसका इस्तेमाल। तो उसके द्वारा जो वोट दिया जाता है, यानी अध्यक्ष जो वोट देते हैं उनको, उस मत को कहते हैं कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। निर्णायक इसलिए कि इस मत ने इसका निर्णय कर दिया, इस चुनाव जो वोटिंग करेगी वहां लोकसभा में, उसका डिसीजन इस स्पीकर के मत ने कर दिया, इसलिए इस मत को कहते हैं निर्णायक मत, निर्णय करने वाला मत। तो ये कास्टिंग वोट याद रखेंगे इसको। अच्छा, एक इसमें आइए आप कि बैठक को कुछ समय या दिनों के लिए स्थगित करना। देखो हमने आपको बताया था कि लोकसभा या यूं माने राज्यसभा, कोई भी सदन हो, उसका सत्रावसान करना। सत्रावसान का मतलब है सत्र को समाप्त करना, और सत्र आहूत करना मतलब सत्र बुलाना, सत्र प्रारंभ करना। सत्र को अधिवेशन भी कह सकते हैं। कई बैठकों के समूह को, जो रेगुलर बैठकें चलती 2 महीने 3 महीने, बीच में छुट्टियां भी हो सकती है 4 दिन 2 दिन 1 दिन की, उन सबको मिलाकर वो जो बैठकों का दौर चलता है 2 महीने 1 महीने, उससे कहते हैं अधिवेशन। कि साहब अभी लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है, 2 दिन तो छुट्टी थी, अभी कल से वापस बैठक है, फिर 1 दिन छुट्टी, फिर वापस बैठक है, ऐसे कहते हैं लोग। तो वो अधिवेशन कहलाता है। पूरी अवधि क्या कहलाएगी? अधिवेशन। तो उसे सत्र भी कहते हैं, कि मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, लोकसभा का बजट सत्र। तो उस सत्र का आरंभ जो होता है ना, शुरुआत में पहली जो मीटिंग होगी उसका आरंभ किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। उसे कहते हैं सत्र आरंभ। और लास्ट में जब उसको खत्म कर देंगे, अब मीटिंगें नहीं होगी 1-2 महीने, तो उससे कहते हैं सत्रावसान, सत्र समाप्त करना। ये पावर भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन बीच में स्थगित करना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए। मान लो अपन बात इसी की कर लेते हैं, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक की 11 बजे पेश हुआ, उस पर बहस हुई 12 बजे। बहस इतनी खतरनाक हो गई कि आपस में कुर्सियां फेंकने लग गए सांसद, हाथापाई करने को उतारू हो गए, अव्यवस्था हो गई, अनुशासनहीनता हो गई। तो क्या करेंगे? वहां शांति स्थापित करने के लिए अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे कि 3 बजे तक अभी बैठक स्थगित की जाती है लोकसभा की, वो कहलाता है स्थगित करना। तो ये पावर स्पीकर के पास है, ये राष्ट्रपति के पास नहीं। वो राष्ट्रपति जी आकर नहीं करेंगे कि यार चलो अभी 11 बजे 12 बजे आपने हल्ला मचा दिया, तो अभी 3 बजे तक इसको स्थगित किया जाता है, 3 बजे बाद वापस बैठक शुरू की जाएगी। ऐसा राष्ट्रपति नहीं करते, ऐसा स्पीकर करते हैं। स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन करना, रद्द करना नहीं है, कैंसिल नहीं करना। ऐसा नहीं कि मीटिंग ही नहीं होगी, मीटिंग तो होगी, लेकिन अभी 2 घंटे बाद होगी या 3 घंटे बाद होगी, उसको कहते हैं स्थगित करना। एक तो स्थगित ऐसे होती है, एक होती है कि जैसे के साथ ज्यादा ही मामला बढ़ गया, कुछ सांसदों को निलंबित करना पड़ा, हाथापाई हो गई, खून कच्चे हो गए, अब 2 दिन या 1 दिन के लिए क्या करनी है? मीटिंग अभी नहीं करनी है, तो वो कह देंगे कि 2 दिन के लिए बैठक स्थगित की जाती है, या 1 दिन के लिए बैठक स्थगित की जाती है, या सोमवार तक बैठक स्थगित की जाती है। मान लो आज गुरुवार है, तो वो कह देंगे सोमवार तक बैठक स्थगित की जाती है, तो जो नेक्स्ट बैठक होगी वो सोमवार को होगी। इसे कहते हैं स्थगित करना, यानी कैंसिल नहीं कर रहे हैं। वो ऐसे नहीं बोल रहे कि अब से बैठकें नहीं होगी, बैठकें रद्द की जाती है, इसका मतलब तो फिर होगी नहीं बैठकें, अब वो तो फिर नया सत्र शुरू होगा तब होगी, उसका अर्थ ये होता है। ये तो काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी। लेकिन 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बैठकें जो स्थगित की जाती है, जो बैठकें नहीं होती है, उनकी जो घोषणा की जाती है, वो घोषणा स्पीकर करते हैं, और इसे कहते हैं बैठकें स्थगित करना। एक बच्चे पूछ रहे हैं साहब सदन के नेता का क्या काम होता है वहां, तो इसको समझ लीजिए। सदन के नेता का मतलब ये होता है कि जैसे 543 है ना सदस्य, भी
भारत की लोकसभा में आज की तारीख में, तो 543 में एक अध्यक्ष हो गए, 542 रह गए, तो 542 के वो लीडर होते हैं, उनके नेता होते हैं। तो 542 की तरफ से कोई बात कहनी है अध्यक्ष को, उनकी कोई पैरवी करनी है अध्यक्ष के सामने, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर के समक्ष, तो वो लीडर करते हैं, और लीडर की बात वो भी मानते हैं, सदन के नेता की बात अध्यक्ष भी मानते हैं, उनकी बात को एवॉइड नहीं करते, उसकी अवहेलना नहीं करते। मान लो दीपावली, शीतकालीन सत्र चल रहा है, दीपावली आ रही है, अब छुट्टियां 4 दिन रखनी है, 5 दिन रखनी, 10 दिन रखनी है, तो सब सांसदों को क्या करेंगे, वो उनको साथ लेकर चलना चाहेंगे, भाई सब सांसद जिसमें सहमत हो वैसा डिसीजन करते थे। एक से तो पूछने से 542 आदमी से पूछेंगे तो कितना समय लग जाता, पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होता, सदन के नेता से चर्चा कर लेते हैं अलग से जाके कि बताओ साहब, लीडर साहब आपको 5 दिन की छुट्टी रखें, 4 दिन की रखें, 3 दिन की रखें, चलो कोई बात नहीं 5 दिन की रख लो, तो 5 दिन की छुट्टी रख लेते हैं। इसी तरह कुछ मामले होते हैं, जैसे मान लो किसी सदस्य को ज्यादा हल्ला मचाया उसने, तो अध्यक्ष महोदय ने सदन से बाहर फिकवा दिया। अब लीडर साहब कहे जी कोई बात नहीं, आप वापस बुलवा लो, माफी मांग लेंगे, चलो गलती हो गई होगी, तो सदन की बात को वो मानते हैं, फिर कहो चलो ठीक है, उनसे कहेंगे भाई आने दो, उनका आने दो, अंदर आने दो। या किसी विषय पे जैसे कोई चर्चा होनी है, अब करवानी है कि नहीं करवानी है, वोटिंग आज ही करानी है कि नहीं करानी है, कल करवाएं, सांसदों की भी तो राय जाननी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, एक से नहीं पूछा जाता, फिर वो लीडर साहब से पूछते हैं, सदन के जो नेता होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं ज्यादातर, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चलो आज नहीं कराएंगे वोटिंग, अब तो लेट हो गए, कल करवाएंगे वोटिंग, तो वो कल होती है। तो आप समझ गए, इस प्रकार सदन के नेता का काम क्या है कि जो सांसद होते हैं वो 542 उनकी तरफ से पैरवी करते हैं अध्यक्ष के समक्ष। दल बदल के आधार पर निर्योग्यताओं के बारे में फैसला। देखो भारत में क्या था पहले 1985 से पहले कि आयाराम गयाराम वाली एक कहावत सुनी होगी आपने, वो चरितार्थ होती थी यहाँ राजनीति में। ये अपने कार्यकाल में 5 साल में कितने नेता कितनी पार्टियां चेंज कर लेते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, उससे कोई नुकसान होता ही नहीं था कि जो पार्टी ज्यादा पैसे दे रही है उधर चले जाते थे। अच्छा आप मेरे को मंत्री बनाओगे, चलो आज से कांग्रेस छोड़ी बीजेपी में चले गए, बीजेपी वालों ने ठीक है, कांग्रेस वालों ने कहा कि तुम्हें मंत्री बनाएंगे, केस पैसा भी देंगे, अच्छा चलो ठीक है, कल से वापस इधर आ जाऊंगा। था ऐसे आना जाना लगा रहता था, आयाराम गयाराम। तो फिर क्या हुआ, ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, एक दिन में यूपी में एक विधायक ने एक ही दिन में 3 पार्टियां चेंज कर ली, सौदेबाजी चली सरकार बनाने की। तो समझिए आप, तो यहां क्या होता कि इस बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सारे राजनीतिक दल परेशान थे इस तरह की ये गतिविधियों से। तो उन्होंने क्या किया, इसका कुछ इलाज करते हैं। तो इलाज करने के लिए भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में, हमने आपको पढ़ाया भी था। 10वीं अनुसूची में क्या लिखा गया, दल बदल का मतलब दल को बदलना। अगर कोई दल बदल के नियम बनाए कि किन स्थितियों में कोई सांसद दल बदल सकता है, यानी कुछ नियम बने हुए हैं वहां कि उन नियमों के तहत आप बदल सकते हो दल, और उन नियमों से बाहर जाकर अगर दल बदलोगे तो आपकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ये जो निर्योग्यताएं हैं, यानी दल बदल के आधार पर निर्योग्यताएं या अयोग्यताएं जो होती है उनके बारे में फैसला करता है। यानी जैसे किसी सांसद ने पार्टी चेंज कर ली है ना, चेंज कर ली, अब वो दल बदल के नियमों के आधार पर अयोग्य हुआ कि नहीं हुआ, इसका फैसला कौन करेगा, डिसीजन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, कौन करेगा। तो क्या लिखा है वहां कि इसका फैसला स्पीकर करता है। स्पीकर का बहुत बड़ा पावर है। कौन करता है, अध्यक्ष करता है। मान लो अभी भारत में क्या स्थिति, वैसे आपको दल बदल का अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे जिसमें वर्तमान की जितनी भी पिछले कुछ सालों में जैसे मध्य प्रदेश वगैरह की ये घटनाएं हुई, ज्योतिरादित्य की, सारी इन पे डिस्कशन करेंगे। अभी तो चूंकि अपन ये नहीं पढ़ रहे हैं, जब राजनीतिक दल पढ़ेंगे ना भारत के, तो उसमें विस्तार से इसको समझाएंगे। यहाँ अपन स्पीकर के पावर पढ़ रहे हैं, तो स्पीकर से जुड़ा हुआ जितना मामला उतना बता देते हैं। थोड़ा सा शॉर्ट में सुन लो कि दल बदल का नियम है कि जैसे कोई मान लो सांसद यहां से जीत के गया, तो दल बदलने के कुछ नियम है। अगर एक पार्टी के एक तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी बनाना चाहे तो दल से अलग हो सकते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, वो अयोग्य नहीं होंगे संसद के लिए। इसी तरह यदि किसी पार्टी के 2 तिहाई सांसद, 2 तिहाई है ना, 2 तिहाई सांसद दूसरी पार्टी में मिल जाते हैं तो भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यानी दूसरी पार्टी में अगर मिलना है, विलय करना है, तो कम से कम 2 तिहाई सांसदों का, यानी उस पार्टी के उस सदन में जितने सदस्य हैं, मान लो कांग्रेस के लोकसभा में जितने सदस्य हैं है ना, उन सदस्यों का 2 तिहाई
अगर बीजेपी में मिलना चाहे तो वो उन सांसदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर 2/3 से कम लोग मिलना चाहे बीजेपी में तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई का मतलब समझते हो आप? वो अयोग्य हो जाएगा संसद के, उनकी उसकी जो संसद वाली वो जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? एक सामान्य आदमी हो जाएगा, सांसद नहीं रहेगा। इसी तरह 1/3 से कम सांसद अगर दूसरी पार्टी बनाते हैं तो फिर वो भी अयोग्य हो जाएंगे संसद के, ये नियम है। या निर्दलीय सांसद जैसे कोई जीत के गया और वहां जाके पार्टी में शामिल हो गया किसी में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाती है, वो भी अयोग्य हो जाता है, ये नियम है। विस्तार से उदाहरणों से सबसे हम आपको इसको करंट जो घटनाएं हुई उनके प्रसंग में समझाएंगे, क्योंकि अभी अपना ये चैप्टर नहीं है। तो आप इसमें ये यहां इतना समझना है कि दल बदल के मामले में जैसे कोई सांसद अयोग्य हुआ कि नहीं हुआ, इसका फैसला स्पीकर करता है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, धन विधेयक है या नहीं का निर्णय करना। धन विधेयक समझते हैं? देखो, विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक तो सामान्य विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है। तो धन विधेयक जो होता है उसके मामले में लोकसभा को स्पेशल पावर्स होते हैं। राज्यसभा की भूमिका उसमें ये मान लो बहुत कम होती है, नगण्य होती है। जो सुपर पावर होता है उसमें लोकसभा ही होती है। और सामान्य विधेयक में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को लगभग समान पावर है, और इसमें धन विधेयक में नहीं है। धन विधेयक में तो क्या है? धन विधेयक मान लो जैसे बजट है, या अभी जैसे निगम कर कम किया साहब सरकार ने, 22.5% किया ना अभी निगम कर, 30% से कम करके, तो निगम कर कम किया। तो निगम कर कम करने वाला जो विधेयक पास हुआ ना वहां, उसको कहते हैं धन विधेयक। जैसे सरकार की जो आय है, ऐसा विधेयक जिससे सरकार की आय बढ़नी हो या कम होनी हो, सरकार को नया टैक्स मिलना हो या जो मिल रहा हो टैक्स वो समाप्त होना हो, या नया टैक्स कोई लगाना हो, पहले से कोई टैक्स लगा हुआ है उसको हटाना हो, इस तरह की कोई, या सरकार के खजाने से कोई पैसा खर्च करना हो, या इनकम बढ़ानी हो सरकार की, उससे संबंधित कोई विधेयक पेश होता है संसद में, उसे कहते हैं धन विधेयक। अब इसकी परिभाषा वैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में लिखी हुई है। तो अब धन विधेयक अगर हो जाता है ना कोई, तो राज्यसभा की भूमिका बहुत कम हो जाती है। क्या भूमिका है उसकी? वो केवल उस विधेयक को जब यहां से पास होके जाएगा ना, धन विधेयक, पहली बात तो पेश ही यही होता है लोकसभा में, वहां शुरुआत हो ही नहीं सकती, समझे। और दूसरी बात, यहां से पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा ज्यादा से ज्यादा उसको 14 दिन में पास करती है, उसको पास करना होता है। अगर वो नहीं करती 14 दिन में तो स्वतः ही पास किया हुआ माना जाता है, समझिए आप। या वो कोई जैसे उसमें चेंज कर देगा नहीं, 22.5% जो टैक्स किया सरकार ने वो गलत किया, 25 करना चाहिए। अब मानना या नहीं मानना लोकसभा की इच्छा पर है, वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। यानी राज्यसभा की भूमिका लगभग क्या हो गई? नगण्य। तो इसलिए धन विधेयक में सुपर पावर हो जाता है लोकसभा। अब कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका फैसला राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, उसको उपसभापति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, वित्त मंत्री भी नहीं करेगा, राष्ट्रपति भी नहीं करेगा। उसका फैसला करने का पावर होता है स्पीकर के पास। वही कहेगा कि हाँ ये धन विधेयक है। अच्छा, वो नीचे लिखता है विधेयक के, जब पेश होता है ना संसद में, लोकसभा में, तो वो नीचे लिखेगा कि ये धन विधेयक है, नीचे साइन करेगा ओम बिरला, अध्यक्ष लोकसभा। अब उन्होंने लिख दिया ना ओम बिरला साहब ने कि ये धन विधेयक है, तो बस वो धन विधेयक के तहत ही उसकी पारित होने की कार्रवाई होगी। राज्यसभा के पावर बहुत कम हो गया। तो ये धन विधेयक है कि नहीं है, इसका ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये पावर भी अध्यक्ष के पास होता है। प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति। प्रवर समितियां होती है सेलेक्ट कमेटीज। क्या होता है कि जैसे कोई विधेयक पेश करना, मान लो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिया जाना सरकारी नौकरियों में, यानी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाना है। अब उस विधेयक पर चर्चा के लिए क्या होता है कि उसकी बारीकियां जांचते हैं कि इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स क्या होंगे, यानी इसका जो इंपैक्ट होगा भारत में या इसका प्रभाव जो होगा देश में वो कितना नुकसानदायक या लाभदायक होगा, या इस विधेयक में क्या खामियां हैं या क्या खूबियां, इन सब की जांच करने के लिए अलग से एक कमेटी बना दी जाती है। जब लोकसभा में पेश होता है ना विधेयक, तो अध्यक्ष महोदय के आने के बाद अध्यक्ष महोदय क्या करते हैं? कमेटी का गठन करते हैं, प्रवर समिति बना देती है साहब। तो प्रवर समिति क्या करेगी? उस विधेयक की बारीकियों की जांच करेगी। उस समिति में सांसद होते हैं, तो सांसद नियुक्त किए जाते हैं, और उसका अध्यक्ष होता है वो भी लोकसभा के अध्यक्ष ही बनाते हैं। तो इनके द्वारा उन सब प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति की जाती है। फिर वो प्रवर समिति उस आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिए जाने
से संबंधित जो विधेयक है उसकी बारीकियों की जांच करेगी, फिर वो अपनी रिपोर्ट, जैसे अध्यक्ष महोदय ये स्पीकर कह देते हैं तो आपको 7 दिन में मुझे रिपोर्ट देनी है, तो वो समिति 7 दिन में रिपोर्ट दे देगी, कहा साहब ठीक है और ज्यादा से ज्यादा इसमें 10% किया है, इसके बजाय इसको 8% करते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, अपनी सिफारिश भी भेज देती है। तो ये सारा करके अब वो सरकार माने कि नहीं माने वो बात की बात है। प्रवर समिति ने तो अपना काम कर दिया, तो वो भी प्रवर समिति पे जो नियुक्त करना, उसको उसके सभापति को बनाना है, वो सारा पावर किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। और वैसे लोकसभा अध्यक्ष खुद भी कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। इधर अध्यक्ष होने के नाते वो कुछ संसदीय समितियों के भी अध्यक्ष होते हैं। कई तरह की समितियां होती है संसद में। जब संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे, चूंकि आपके इस सिलेबस में नहीं है ये सब चीजें, संसदीय प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया, तो इस पे इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। अब जैसे आरएस के सिलेबस में वो है तो उसको तो वहां डिटेल में समझाया जाएगा। तो अभी आप इतना समझ लें बस कि प्रवर समितियों के सभापतियों की नियुक्ति करते हैं, स्वयं भी कई संसदीय समितियों के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होने के यानी या स्पीकर होने के नाते अध्यक्ष होते हैं। संसदीय समितियां यानी सांसदों से मिलकर बनी होती है। एक राष्ट्रपति व संसद के मध्य पत्र व्यवहार इनके माध्यम से। देखो हमने क्या कहा आपसे, राष्ट्रपति और संसद, संसद का मतलब यहां ये समझना आप लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति है ना, जैसे तीनों मिलके होती है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो यहां संसद शब्द लिखा है, इसका मतलब समझना लोकसभा और राज्यसभा। अब राज्यसभा या लोकसभा के बीच में कोई पत्र व्यवहार होता है, राष्ट्रपति और लोकसभा के बीच में, राष्ट्रपति या राज्यसभा के बीच में, तो वो स्पीकर के थ्रू होता है, लोकसभा के स्पीकर के थ्रू। मान लो उदाहरण के लिए समझते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण दिए जाने का विधेयक पेश हुआ लोकसभा में, लोकसभा में पारित हो गया, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया, है ना। अब पारित हो गया, राज्यसभा से पारित होने के बाद अभी कानून नहीं बना, वो कानून कब बनेगा? जब राष्ट्रपति जी के साइन हो जाएंगे। तो राष्ट्रपति जी के पास गया वो, वहां से राष्ट्रपति जी के पास भी कौन भेजते हैं? लोकसभा के स्पीकर ही भेजते हैं उसको। वो लेटर लिख के देंगे, तब नीचे साइन होते हैं कि राष्ट्रपति महोदय आपकी सेवा में ये आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण दिए जाने से संबंधित विधेयक पेश है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है। अब आगे की कार्रवाई के लिए आपकी सेवा में पेश है। वो ये नहीं लिखेंगे आप इसको स्वीकृति देवे कि नहीं देवे, वो तो राष्ट्रपति का पावर है, उनकी लुकआउट दे कि नहीं दे, ये कहने का इनको पावर नहीं होता है। ये तो लेटर लिख के उस विधेयक को कहां भेज देंगे? राष्ट्रपति जी के पास। हमने क्या देखा कि भाई कानून बनाने के लिए जैसे लोकसभा से फिर राज्यसभा और राज्यसभा से फिर जाता है राष्ट्रपति, इससे जाता है ना विधेयक। लोकसभा में वो पेश हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने का विधेयक, यहां से पारित हो गया, है ना, इसके पक्ष में ज्यादा मत पड़े तो ये पारित हो गया। यहां से पास होने के बाद राज्यसभा में गया, राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष ही भेजते हैं, यहां आ गया, यहां से फिर राष्ट्रपति जी के पास। यहां क्या होगा, इसमें ये होता है, देखो यहां से पारित हो गया ना, पारित होने के बाद फिर वापस ये लोकसभा अध्यक्ष के पास आता है। लोकसभा अध्यक्ष फिर इसको राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं। पारित होने के बाद यहां गया, यहां फिर ये अध्यक्ष महोदय यहां भेजते हैं राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी के पास भेजते हैं ना, तो वो लेटर कौन लिखेंगे? अध्यक्ष महोदय लिखेंगे। इसमें प्रधानमंत्री नहीं लिखेंगे, संसदीय कार्य मंत्री नहीं लिखेंगे, या कार्मिक मंत्री नहीं लिखेंगे। वो कौन लिखेंगे लेटर? अध्यक्ष महोदय लिखेंगे। यहां स्पीकर लिखेंगे, राष्ट्रपति के पास गए। अब राष्ट्रपति ने, मान लो आप पढ़ेंगे राष्ट्रपति के अधिकारों, उनकी शक्तियों के बारे में, तो राष्ट्रपति एक बार, मतलब वो जो विधेयक आता है ना लोकसभा राज्यसभा से पास होकर, उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो जरूरी नहीं वो उस पर सैंक्शन दे ही सही। तो मान लो राष्ट्रपति जी ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया यहां कि ये कहते हुए कि क्या लिखेंगे वो लेटर में? स्पीकर के नाम, लोकसभा स्पीकर के नाम लेटर आएगा, राष्ट्रपति जी द्वारा साइन किया हुआ यहां पे, कि मैं इस जो आपने विधेयक भिजवाया था, इस विधेयक को मैं वापस भिजवा रहा हूं, कृपया सदन के समक्ष पुनर्विचार के लिए रखवाएं। कौन रखवाएंगे? अध्यक्ष महोदय रखवाएंगे। तो यहां से वो विधेयक वापस आ गया, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति, विधेयक को लौटा सकता है ना, तो लौटा दिया। यहां
अब लौटा दिया तो अब अध्यक्ष महोदय वापस रखेंगे यहाँ सांसदों के सामने मीटिंग बुलाएंगे लोकसभा की, भाई वहां से तो राष्ट्रपति जी ने साइन नहीं किए हैं और उन्होंने कहा कि आपने जो पारित किया है विधेयक वापस इस पे विचार करो एक बार। आपने हो सकता है वो टिप्पणी भी डाल दे कि आरक्षण ज्यादा दिया है, पहले से 50% 60% तो बहुत हो जाएगा है? देश में जो बुद्धिजीवी वर्ग उनमें असंतोष पैदा होगा कि साहब यहाँ तो आरक्षण की वजह से फिर क्या होगा, ब्रेन ड्रेन होगा, बाहर जाएंगे लोग नौकरियां करने, यहाँ तो आरक्षण की वजह से नौकरियां नहीं मिलती, हमारी बुद्धि की उपयोगिता नहीं है तो बाहर जाएंगे। तो क्या होगा, राष्ट्रपति जी ने क्या लिखा कि भाई ये आरक्षण जो दिया है वो ज्यादा दिया, 10 इसको 5% करो, ऐसा लिख के भेज दिया, मान लो टिप्पणी करके भेज देते हैं। कई बार टिप्पणी नहीं करते, केवल ये लिखते हैं कि पुनर्विचार करो इस पे, कहीं गलत तो नहीं बना दिया आपने, कहीं ऐसा नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े, तो इसलिए पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। अब भेज दिया ना तो यहाँ विचार विमर्श होगा, उसमें वापस वोटिंग होगी, मान लो वापस पास कर दिया, ये उपाय नहीं करते काम, 10 का 10 ही रखेंगे, फिर वापस जाएगा राज्यसभा, दोनों सदनों में रखवाना है ना। राष्ट्रपति जी ने क्या कहा कि सदन दोनों ही सदनों में रखवाएं, यहां से रख दिया, यहां से पास हो गया, फिर यहां से राज्यसभा गया, राज्यसभा से में मान लो पास हो गया, फिर वापस राज्यसभा आएगा, लोकसभा आएगा, राज्यसभा से स्पीकर के पास, फिर स्पीकर महोदय वापस राष्ट्रपति जी के पास भेजेंगे विधेयक को, फिर राष्ट्रपति जी की इच्छा है कि वो उसमें स्वीकृति दे या पटका रखे, भाई अवधि तो निर्धारित ही नहीं है ना वहां। तो क्या होगा यहाँ पे, अब जैसे ये जो मैं क्या करना चाहता हूं कि दोनों के बीच में जो पत्र व्यवहार हो रहा है ना, किसके बीच में, लोकसभा और राष्ट्रपति के बीच में, वो अध्यक्ष महोदय के मार्फत हो रहा है। वो जो लेटर लिख रहे हैं उसमें संबोधित किसको कर रहे हैं, अध्यक्ष को, स्पीकर को, ये जानेंगे यहाँ पे। तो ये आपके हो गया। अब हमने ये जो यहाँ शब्द लिखा हुआ है कार्रवाई का संचालन करना, अब इस कार्रवाई का संचालन करने में ये जो सारे काम अभी हमने आपको बताए कि ये काम होते हैं, कानून बनाना, या जैसे मान लो बोलने का समय देना है कि नहीं देना है, मतदान करवाना है, वोटिंग जैसे कास्टिंग वोट देना, निर्णायक वोट देना, बोलने का समय देना, या जैसे वाद विवाद करवाना, फिर सवाल पूछने का की आज्ञा देना सांसदों को है, कानून पास कराना, ये सारे जो काम है ये कार्रवाई कहलाती है। तो कार्रवाई जो होती है ना उसका संचालन ये करता है, पूरी का संचालक हो गए ना, ये मॉनिटर हो गए एक तरह से। तो अब ये क्या करते हैं भाई, संचालन करते हैं, मान लो इसमें कई चीजें आ रही है, अनुशासन बनाए रखना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, अनुशासन के मामले में बहुत पावर है इनको। अगर कोई अनुशासन तोड़ता है ना, अनुशासन तोड़ने का मतलब ये है कि जो सदन के नियम बने हुए हैं उन नियमों से बाहर जाकर वो उस व्यवहार करता है, तो वो अनुशासनहीनता कहलाती है। और अनुशासनहीनता कोई करता है, जैसा मैंने आपको बताया अभी 5 मार्च को ताजा घटनाक्रम, कांग्रेस के 7 सांसदों ने वहां तख्तियां लहरा दी, पर्चियां लहरा दी, बैनर लहरा दिए महाराष्ट्र के मैटर में। तो वो क्या है, नियम नहीं है इससे प्रदर्शन करना, तो नियम तोड़ा, तो वो अनुशासनहीनता का परिचय दिया और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, फिर उनको निलंबित कर दिया सदन से और बाहर वहां से भिजवा दिया, मार्शलों को बुला के, गार्ड को बुला के बाहर करो इनको। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना, यानी वहां लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसा नहीं कि सांसद आपस में हाथापाई कर रहे हैं, या ऐसा नहीं कोई रिवॉल्वर चाकू लेके चला जाए सांसद, या एक दूसरे पर कुर्सियां फेंके। अगर कोई कुर्सियां फेंकता है तो फिर वो कार्रवाई करेंगे, उनके पास सिक्योरिटी गार्ड होते हैं पूरे उनके पास। ऐसा नहीं कि भाई खुद ओम बिरला साहब बीच बचाव करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो बैठे रहेंगे सीट पे, उनका काम तो ऑर्डर देना है गार्ड को कि चलो ये नहीं मान रहे हैं, ऐसा करो, बाहर भिजवाओ इनको, दोनों को बाहर ले जाओ, तो गार्ड उठा के ले जाएंगे उनको। ये शांति व्यवस्था बनाए रखने का पावर है उनको। ऐसा नहीं कि पुलिस का बाहर जाके वहां दिल्ली में मान लो कि मुकदमा दर्ज कराते ओम बिरला के खिलाफ के, ओम बिरला साहब ने गार्ड 2 आदमी भिजवा के हम सांसदों के साथ मारपीट करवाई, हमारे को बाहर भिजवाया, ये उनका पावर है, कानूनी पावर है, इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। उन्होंने अगर आपने अनुशासन तोड़ा है, वहां की शांति व्यवस्था को भंग किया है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, सदस्यता भी समाप्त हो सकती है, इसमें निलंबित कर सकते हैं। अभी किया ना निलंबन कितना ही लंबा हो सकता है। तो ये होता है, ये जो है ना, अब जैसे मान लो कार्रवाई संचालन में ये भी आता है कि एक गणपूर्ति होती है, कोरम। जब लोकसभा की मीटिंग शुरू होती है तो मीटिंग शुरू होने से पहले एक जरूरी चीज क्या, गणपूर्ति। आपकी ग्राम पंचायतों में भी होती है गणपूर्ति, होती 10% वहां लोकसभा में। इसका मतलब ये है कि जैसे अभी लोकसभा की सदस्य संख्या 543 का 10% हो गया 55 सांसद। जब तक कम से कम 55 सांसद उपस्थित नहीं होंगे लोकसभा में, तब तक कोई कामकाज शुरू नहीं हो सकता, बैठे रहेंगे वो। मान लीजिए 50 ही आए, 20 ही आए, तो कामकाज शुरू नहीं होगा, अध्यक्ष महोदय बैठे रहते कुर्सी पे आराम से।
चाहे प्रधानमंत्री जी भी आ गए सामने, लेकिन सांसद पूरे नहीं आए, 55 नहीं हुए, तो कार्रवाई नहीं होगी, आराम से बैठे रहो एसी में, वहां वहां। समझ गया? तो ये गणपूर्ति कहलाती है। 55 आने के बाद ही काम होगा, और गणपूर्ति तो जरूरी, अगर ऐसे नहीं होगा तो 10 आदमी 10 सांसद आके ही चोरी छिपके आके, कभी पता ही नहीं, गुपचुप आके ही कानून बना के चले गए कि आज से जम्मू कश्मीर के 4 टुकड़े कर दिए जाते हैं साहब। ऐसे तो कोई कर देगा कानून बना के? तो इसलिए क्या किया गया, कम से कम 55 सांसद तो होने चाहिए वहां पे। तो 55 सांसद अब आए कि नहीं आए इसका फैसला कौन करेगा? सुबह 11 बजे आ गए सांसद सारे, अब काउंटिंग कौन करेगा कि 55 हुए कि नहीं हुए? तो ये अध्यक्ष महोदय देखते हैं इस बात को कि 55 हो गए। अब जैसे कई बार होता है कि 12 बजे तक गणपूर्ति नहीं हुई, 1 घंटा हो गया लेकिन पूरे नहीं हुए 55, 50 ही हुए, पहले की 45 हुए, फिर 52 हुए, फिर 53 हो गए, अब 54, अब हो गए 55, 12:30 बजे 55 हो गए, तो फिर कामकाज शुरू होता है, चलो खड़े हो, किसको क्या पूछना पूछो अभी। तो कार्रवाई जो शुरू होती है ना, ये सब इसमें शुरू करने का पावर उनको है। गणपूर्ति होने के पश्चात वो एनसीओ कर लेते हैं कि गणपूर्ति हो गई थी। ये सब कार्रवाई का संचालन करना के अंतर्गत है, ये जो लिखा है ना कार्रवाई का संचालन करना, तो ये सारा ये सारे काम आते हैं इसमें। तो ये सारा पावर उनके अध्यक्ष महोदय के पास है, स्पीकर महोदय के पास है।